ग्रो करता है, पर पहले प्लासेंटा बनता है, उसके बाद फीटस बड़ा होता है ना। तो जब भी ये बनता है यहाँ तो सेंटर में हो गया, और जब मिक्स हो गया तो वो क्या होगा, ऐसा ब्लीडिंग भी निकलेगा और वैसा क्लॉट भी बनेगा, थोड़ा सा क्लॉट बनेगा और आधा ब्लीडिंग के थ्रू बाहर हो जाएगी। इसको बोलते हैं मिक्स टाइप। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो रिवेल टाइप, है ना। एब्रप्शो प्लासेंटा का श्रेणीकरण क्या क्या ग्रैंड में है, तो ग्रैंड 0 है और ग्रेड 0 है, ग्रेड 1, 2, 3 ये ग्रेड में बटा हुआ है, ठीक है। डिग्री जो हम लोग पढ़े थे ना, जैसे कि वैसे ही डिग्री में बताया हुआ है। डिग्री जो ग्रेड 0 है, इसमें सामान्यतः चिकित्सकीय लक्षण अनुपस्थित रहते हैं, सिम्टम्स नहीं दिखाई देता कुछ भी, जो भी हम लोग पढ़े ना अभी लक्षण, उसमें लक्षण नहीं दिखाई देगा। और इसका पता डिलीवरी के बाद ही पता चलता है, ठीक है। डिलीवरी के बाद ही पता चलता है, जब निकालेंगे ना प्लासेंटा, हम लोग क्या बेबी निकालते हैं फिर ना प्लासेंटा निकालते हैं, तब पता चलता है वो क्या हो गया है, ऐसे लूज़ हो गया है, निकलने वाला था, है ना, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रहा था, पहले पता नहीं चलता है। इसमें ग्रेड 1 में क्या होता है, इसमें निम्न लक्षण उपस्थित होते हैं, जिसमें कि रिविल ब्लीडिंग, जो कि ब्लीडिंग के थ्रू वो क्या हो रहा था, कम होते जा रहा था, ब्लीडिंग होता जा रहा था उसमें। गर्भाशय में सूजन एवं तनाव की उपस्थिति निश्चित नहीं होती, इसमें क्या सूजन नहीं हो रहा था यूट्रस में, है ना, कोई टेंडरनेस नहीं है, तो पता नहीं चल रहा था। मान लो यहाँ कुछ फील होगा कि बहुत कड़ा पार्ट हो गया है एक साइड का, ऐसा कुछ फील होगा, तभी ना उसको टच करके फील करेंगे। तो कोई सूजन ही नहीं था, कोई तनाव ही नहीं था, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। फीटल हार्ट साउंड ठीक रहता है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आदमी को लगेगा कि फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल है, तो ये ज़रूर नॉर्मल होगा। फिर शॉक अनुपस्थित रहता है, शॉक भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये ग्रेड 1 में रखा गया है, ठीक है। ग्रेड 1 में सिर्फ क्या होगा, ब्लीडिंग हो रहा है, रिविल टाइप ब्लीडिंग। और हम लोग पढ़े कंसील में क्या होता है, कंसील में तो क्लॉट बनने लगता है, ठीक है, याद रहेगा ना। ग्रेड 2 में क्या हो रहा है, इसमें क्या लक्षण मिल रहे हैं, ब्लीडिंग तुलनात्मक अधिक होगा, जो नॉर्मल हो रहा था ना ग्रेड 1 में ब्लीडिंग, उससे ज़्यादा तुम्हारा ग्रेड 2 में ब्लीडिंग होगा। यूट्रस में सूजन भी फील होगा और तनाव भी उपस्थित रहेगा। फीटल डिस्ट्रेस के लक्षण उपस्थित होंगे, ये सब ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, मदर को भी दिक्कत होगा सांस लेने में, साथ ही साथ बेबी का फीटल हार्ट साउंड भी ज़्यादा आएगा, है ना, और पता चल जाएगा कि फीटल डिस्ट्रेस भी हो रहा है। परंतु इसमें शॉक अनुपस्थित होता, अभी शॉक में नहीं गई है मरीज, है ना, अभी नॉर्मल ब्लीडिंग ही हो रहा है, हेवी ब्लीडिंग, पर शॉक में नहीं गई है। ग्रेड 3 में क्या होता है, इसमें क्या लक्षण है, तो ब्लीडिंग अत्यधिक होता है, सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह रिवील हो ना, वो क्लॉट वाला भी हो सकता है, क्लॉट के थ्रू भी ब्लीडिंग हो सकता है ना, ये ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। गर्भाशय में अत्यधिक सूजन, देखो वो नॉर्मल सूजन था, उससे पहले जो था वो नॉर्मल सूजन था। ग्रेड 2 में क्या था, नॉर्मल सूजन, और ग्रेड 1 में तो सूजन भी नहीं था। तो ग्रेड 3 में जो है वो ज़्यादा एब्डोमेन उसका फूला हुआ, यूट्रस फूला हुआ रहेगा और उसमें स्ट्रेस लगेगा उसको। इसमें शिशु की मृत्यु हो चुकी होगी, देखो ऐसा ब्लीडिंग जिसमें कि हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो बेबी जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, उसको तो पूरी तरह से ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बेबी डेथ कर जाएगा। शॉक उपस्थित रहेगा, ठीक है, शॉक में चली जाएगी मरीज। कोगुलेशन डिफेक्ट होगा, कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेट होना, क्लॉटिंग वाला प्रॉब्लम, ठीक है, ब्लड कोगुलेट नहीं हो रहा है, मतलब क्लॉट नहीं बन रहा है, मतलब अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हो ही जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोगुलेशन डिफेक्ट। अगर आसानी से मात्रा में थोड़ी ब्लीडिंग के बाद अगर क्लॉट बन जाता है तो उसका ब्लीडिंग नहीं होता है भी, है ना। कोगुलेशन डिफेक्ट मतलब यही होता है कि ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। एन्यूरिया, ठीक है, एन्यूरिया एवं प्रोटीन्यूरिया उपस्थित होते हैं। एन्यूरिया हम लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है एन्यूरिया, यूरिन नहीं आता है ना, यूरिन नहीं पास कर पाती, होता ही नहीं है, ये तो साइन है कि तुम्हारा शॉक में जाने का, कि यूरिन ही नहीं आ रहा, बॉडी में वाटर रिटेन हो गया है ना। और प्रोटीन्यूरिया अगर होगा, प्रोटीन आउट हो रहा है यूरिन में, तो ये भी पता चल गया कि किडनी का फेलियर का फंक्शन है। यह सबसे घातक श्रेणी का है, इतना याद रहेगा। ग्रेड 3 में क्या क्या मिल रहा था, कोगुलेशन डिफेक्ट, एन्यूरिया और प्रोटीनूरिया भी मिल रहा था, सबसे सीरियस श्रेणी है ना। ग्रेड 0 में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है,
बस डिलीवरी के वक्त पता चलता है कि हाँ इसमें एब्रप्शो प्लासेंटा हो रहा था। ग्रेड 1 में तुम्हारा कोई सूजन नहीं, सब कुछ नॉर्मल, बस उसमें हल्का हल्का ब्लीडिंग उपस्थित रहेगा, ठीक है, कम मात्रा में, बाकी कोई भी लक्षण नहीं, सब कुछ फीटल हार्ट साउंड भी नॉर्मल आ रहा है। ग्रेड 2 में ब्लीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, फीटस डिस्ट्रेस का तुम्हारा लक्षण दिखाई दे रहा है, शॉक प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ग्रेड 3 में ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा, और रिवील टाइप जरूरी नहीं है, उसमें क्लॉटिंग वाला ब्लीडिंग भी हो सकता है, और गर्भाशय में सूजन बहुत ज़्यादा मिलेगा, तनाव भी होगा, शिशु की मृत्यु हो चुकी होगी और शॉक में मरीज जाएगी, ठीक है। ये सारा तुम्हारा ग्रेड बांटा हुआ है एब्रप्शो प्लासेंटा में, कि अगर तुमको पूछा जाए कि ये सब उपस्थित है तो कौन सा ग्रेड का है, तो बता सकती हो कि कौन सा ग्रेड लेवल, कौन सा लेवल का हो गया, घातक है कि नहीं है ना, जान जाओगी ना इतना लक्षण बताने पे। तो स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है, यदि ब्लीडिंग अल्प मात्रा में होती, कम मात्रा में अगर ब्लीडिंग होती है या कंसील होती है ना, क्लॉट बन गया है जिसमें, कंसील मतलब समझ गई ना, हिडन टाइप है जो दिखाई नहीं दे रहा, क्लॉट बन गया, ब्लीडिंग में नहीं आ रहा है ना, तब इस स्थिति में ब्लड मेम्ब्रेन एवं डेसिडुआ के मध्य एकत्रित हो जाता है। हम लोग जान रहे हैं ना, कंसील में क्या हो रहा है, ब्लड ब्लीडिंग में नहीं निकल रहा है, वो ऊपर डेसिडुआ और मेम्ब्रेन में बीच में जम चुका है, ठीक है। यह स्थिति रेट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगा, रेट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा। हेमाटोमा मतलब समझती ना, क्लॉट, ब्लड का क्लॉट बन जाता है जिसमें, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो रेट्रोप्लासेंटल प्लासेंटा के अंदर है तो रेट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा। आगे इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है। एब्रप्शियो प्लासेंटा में प्रकट होने वाले लक्षण होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा के समानुपाती होते हैं। ये स्थितियां पर निर्भर करता है कि कौन कौन सा लक्षण। देखो, वजाइनल ब्लीडिंग होगा तो रिवील्ड है, पता है ना, हम लोग रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड पढ़े, तो रिवील्ड के बारे में दिया है कि वजाइनल ब्लीडिंग इसमें होता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है मतलब कि रिवील्ड है। पेन प्रेजेंट है, ब्लीडिंग कंटिन्यू एवं डार्क होती है। स्किन कलर होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा पर निर्भर करता है। हमारा बॉडी पेल दिख रहा है मतलब वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है ना, जैसे कि यदि ब्लीडिंग अधिक होगी तो पैलर दिखेंगे, पीलापन, है ना। और अगर कलर चेंजेस नहीं आ रहा है तो नॉर्मल ब्लीडिंग होगा। प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण अनुपस्थित होंगे। यूट्रस की हाइट ठीक होती है। एफएसएस सामान्य उपस्थित होता है, क्योंकि ये क्या है, रिवील्ड है ना, इसमें ज़्यादा हेवी नहीं हो रहा है, याद रखना, तभी तो ये सब लिख पाओगी ना। फीटल पार्ट्स आसानी से अनुभव किए जा सकते हैं। यूरिन में परिवर्तन ग्रेड के अनुसार होते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल सामान्य से थोड़ा कम होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग प्रेजेंट है, इसीलिए थोड़ा सा हीमोग्लोबिन भी कम आएगा। महिला की सामान्य स्थिति ठीक होती है या होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा के अनुसार होती है। आगे कंसील्ड या मिक्स्ड क्यों, तो मिक्स्ड का जो लक्षण है वो क्या है, दोनों का लक्षण एक ही है, कंसील्ड और मिक्स का, क्योंकि वो थोड़ा सा हेवी ब्लीडिंग है दोनों में। पेनफुल ब्लीडिंग होगा, एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगा। वजाइनल ब्लीडिंग तुलनात्मक रूप से कम या अनुपस्थित होती है। ब्लीडिंग डार्क कलर का होता है, उसमें भी क्या था, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा था, डार्क कलर का ही था। ब्लीडिंग डार्क कलर का होगा। इसमें श्लेष्म स्राव उपस्थित होंगे, थक्का निकल रहा है, ठीक है। शॉक की संभावना अधिक होगा। प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया, है ना, ये तो इम्पोर्टेंट था, हम लोग पढ़े हैं कि प्री एक्लेम्पसिया में क्या क्या होता है, इडीमा होता है, प्रोटीनूरिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। यूट्रस की हाइट अनावश्यक रूप से बढ़ी होती है, ऐसा कंसील ब्लीडिंग के कारण होता है। अगर क्लॉट अंदर जमा हुआ है प्लासेंटा के तो तुम्हारा एब्डोमेन फूलेगा ना, यूट्रस हाइट से बड़ा होगा ना, कोई भी क्लॉट जम गया अंदर तो हाइट बढ़ेगा ना, ब्लीडिंग हो जाएगा तो नहीं बढ़ेगा, समझ में आया, इसीलिए ऐसा देगा। यूट्रस अधिक कठोर एवं सूजन युक्त होगा। एफएचएस अनुपस्थित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यहाँ हेवी ब्लीडिंग होता है, इसलिए फीटल का हार्ट साउंड सही रूप से नहीं सुनाई देगा।
फीटल पार्ट को फील करना तुलनात्मक कठिन हो जाएगा। यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। रोगी की जनरल कंडीशन भी खराब रहती है। एनीमिया के लक्षण जो भी होंगे वो क्या होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। फीटल डेथ हो चुकी होती है। क्या क्या डायग्नोसिस है जिससे पता चलेगा कि एब्रेप्शन प्लासेंटा है? तो पहला है पेनफुल ब्लीडिंग। इसका हम लोग चेक करेंगे कि पैल्पेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि आपको पेन किधर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी ज़ोर से हो रहा है ना। प्री एक्लेम्सिया का फीचर्स हम लोग पढ़े ना, प्री एक्लेम्सिया हाइपर क्या है, हाइपरटेंशन होगा, प्रोटीनूरिया होगा, नहीं होगा, इडीमा होगा। तो ये सब तो लक्षण है तुम्हारा प्री एक्लेम्सिया का। तो ये सब देखने पे तुम तुरंत उसको क्या करने भेजोगी, टेस्ट करवाओगी। एनीमिया, ठीक है, एनीमिया होगा तो ये सब होगा तो प्रेग्नेंट लेडी को तुम क्या कराने, कौन सा टेस्ट कराने भेजोगी? अल्ट्रासाउंड, ठीक है, उससे ना पता चलेगा। फिर कोई ऐसा लक्षण दिख रहा है तो तुरंत तुम क्या करोगी, अल्ट्रासाउंड, की तुमको खतरा हो सकता है, तुम तुरंत अल्ट्रासाउंड कराओ, उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। यूट्रस इज टेंस एंड टेंडर एंड हायर, ऊपर उठा हुआ रहेगा। FHS अनुपस्थित होना, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। इसमें अतिरिक्त कुछ एग्जामिनेशन भी किए जाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, हाँ, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है? हाँ, सिर से पाँव तक चेक